वेलकम बैक एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है टीसीएस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीसीएस पाठशाला पर। तो यूट्यूब चैनल पे हम लोग पहली बार एक पूरी सीरीज लेकर के आए हैं जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। और जैसा कि पिछले वीडियोस में आप लोगों की रिकमेंडेशन थी कि सर ग्रामर के साथ साथ कुछ वोकैब के भी डिस्कशन किए जाएं, तो प्रतिदिन वन वर्ड, इडियम और फ्रेज ऐसे कुछ भी 4-5 वर्ड्स लेकर के जिनसे कई सारे वर्ड्स की एक लिस्ट डिस्कस की जाएगी, तो हम लोग उस पर भी काम करेंगे। आज से ही उसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो आज हम लोग 11th लेक्चर में हैं और 11th लेक्चर पे हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लिश के, जहां पे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टॉपिक चल रहा है। और आज ये लास्ट टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट क्लास है। आज जो क्लास है ये लास्ट क्लास है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की। अगर आपने पूरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स करके प्लेलिस्ट बनी हुई है और उस प्लेलिस्ट में देखिए तो पूरे बेसिक वर्ब के सारे के लेक्चर हैं और उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के भी लेक्चर हैं। उसी सीरीज में आज हम लोग 11th लेक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका टाइम चेंज हो गया है, पहले से आपको बताया गया था, आज फिर अपडेट कर दिया जा रहा है कि प्रतिदिन इंग्लिश की क्लासेस के लिए आप 5 बजे शाम को YouTube चैनल टीसीएस पाठशाला पर रहें और यहाँ पे ये पूरी सीरीज अंतिम तक, लास्ट तक पूरी चलाई जाएगी, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक बात की शुरू करने के पहले, चुनावी विज्ञापन आप लोग जानते ही हैं कि शेयर कर दीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ना। तो ये हम लोग कहते रहते हैं, कभी कभी अगर हम लोग ना भी कहें, भूल जाएं, तो आप तुरंत इस बात को समझ लेंगे कि इसके बाद की कहानी वही है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आज से आपके लिए वोकैबुलरी भी आएगी। ये आपके लिए कोटेशन है, यू डू नॉट फाइंड द लाइफ या द हैप्पी लाइफ, यू मेक इट। बहुत अच्छी बात कही गई है कि जीवन जो है वो सरल होता नहीं बल्कि सरल बनाना पड़ता है। आप लाइफ को किस तरीके से हैंडल करते हैं, लाइफ के सर्कमस्टांसेस, लाइफ में जो आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं उन्हें किस तरह से हैंडल करते हैं और उनके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं। रोबोट होकर के या किसी एक व्यवहार को स्ट्रिक्ट रख करके हो सकता है जीवन में समस्याएं आ जाएं। तो जरूरी है लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आपकी सोच और आपके वर्क, आपके जो कार्य करने की प्रणाली है वो उसी के अकॉर्डिंग हो कि आपका लाइफ आगे का जो भी आपने ड्रीम्स रख रखे हैं वो पूरे होते रहें। अगर आप छात्र हैं और अगर आपको परीक्षा पास करनी है तो प्रतिदिन आपको उसी लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। और तब तो एक दिन ऐसा आएगा जब परीक्षा आपके लिए आसान हो जाएगी। तो अगर इसको परीक्षाओं से जोड़ दिया जाए विद्यार्थियों के, तो निश्चित तौर पर आपके लिए कोई भी परीक्षा आसान नहीं है, लेकिन उन परीक्षाओं को धीरे धीरे आसान बनाया जा सकता है सही मार्गदर्शन और सही मेहनत पर काम करते हुए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लाइफ में जब कभी भी अच्छा करना है तो एक साथ नहीं होता है, धीरे धीरे आप उस पर काम कर रहे होते हैं और धीरे धीरे वो चीजें बेहतर हो जाती हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से लिया गया है। क्वेश्चन है गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। तो देखिए, गवर्नमेंट से क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं, जैसे कि कई सारे वर्ड्स होते हैं कि गवर्नमेंट बाय ऑफिसर्स, गवर्नमेंट बाय नोबल्स, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। हालांकि जब हम किंग की बात करेंगे तो किंग को मोनार्क से जोड़ा जा सकता है। मोनार्क मतलब किंग। तो मोनार्की एक ऐसा शासन होता है जहां पर किंग शासन करते हैं। अगर मैं यहां से थोड़ी बातें और रिलेट करूं और समझाऊं, तो जैसे कि एक वर्ड होता है क्रेसी और एक वर्ड होता है आर्की। क्रेसी और आर्की दोनों वर्ड जो है वो शो करते हैं किसको? ये शो करते हैं रूल को या गवर्नमेंट को। ठीक है, ये रूल को या तो गवर्नमेंट को शो करते हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे कि आर्की, जैसे मैं बोलूं डायआर्की है, डायआर्की अगर यूज करेंगे तो कहीं पर अगर डायआर्की नाम का वर्ड लिखेंगे तो डाई का मतलब डबल हो जाएगा, आर्की का मतलब रूल हो जाएगा या गवर्नमेंट हो जाएगा। जब कहीं पर दो गवर्नमेंट मिलकर के शासन करती है तो हम उसे डायआर्की बोलते हैं। एक वर्ड कई बार आप सुनते हैं एनार्की। एनार्की का मतलब आप समझते हैं कि आर्की का मतलब गवर्नमेंट या रूल, और एन को यहां पे प्रीफिक्स के रूप में नॉट के सेंस में रखा गया है। जैसे ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट बन जाता है, वैसे ही आर्की में जब एनार्की ऐड हो जाता है तो बोलते हैं एनार्की मतलब नॉट और आर्की का मतलब रूल और गवर्नमेंट। जहां कहीं भी कोई गवर्नमेंट ही ना हो
अराजकता बोलते हैं हिंदी में इसको, जैसे वेयर देयर इज गवर्नमेंट इज एब्सेंट, जहां पे गवर्नमेंट एब्सेंट है, या देयर इज नो गवर्नमेंट एट अ लोकेलिटी, कोई कहीं पे लोकेलिटी पे कोई या कोई कंट्री में अगर कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, सब अपना मनमानी कर रहे हैं, तो वो एनार्की कहलाती है। ठीक है, ऐसे ही डायर्की बन जाती है, मोनार्की बन जाती है। मोनार्की मतलब हो जाता है सिंगल, जब कोई एक किंग शासन करता है, राजा शासन करता है ना, तो उसे मोनार्की बोलते हैं। ऐसे एक वर्ड तानाशाह से जुड़ा हुआ है, डिक्टेटरशिप आप लोग जानते हैं, ऑटोक्रेसी जानते हैं, क्रेसी का मतलब भी गवर्नमेंट होता है। तो क्रेसी से भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं और आर्की से भी वर्ड्स बनते हैं। तो जब कभी भी आज के बाद क्रेसी या आर्की आएगा तो उसे आप रूल या गवर्नमेंट से जोड़ देंगे। जैसे थियोक्रेसी होता है, थियो का मतलब गॉड हो जाता है। देखो जैसे थियोक्रेसी बोलेंगे तो थियो का मतलब रिलीजन या तो गॉड हो जाएगा और क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट हो जाएगा। जब हम डिवाइन रूल के नाम पे शासन करते हैं, भगवान के नाम पे शासन करते हैं, और वी रूल इन द नेम ऑफ रिलीजन, जब धर्म के नाम पर शासन करते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं कि थियोक्रेसी चल रही है। ऐसी वर्ड्स जैसे हम बात करें ऑटोक्रेसी चलती है, तो ऑटोक्रेसी का मतलब है कि जब कोई एक व्यक्ति ही शासन करे, गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन इज नोन एज ऑटोक्रेसी। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आने वाले समय में हम लोग वर्ड्स पे डिस्कस करते रहेंगे, रूट वर्ड्स पे लेके कभी चले आएंगे किसी दिन की पूरी क्रेसी जितने वर्ड्स होते हैं हम उसको बता देंगे, ठीक है ना। हालांकि मोनार्की इसका सही ऑप्शन होगा। थियोक्रेसी का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि थियो मतलब गॉड या रिलीजन, तो रूल बाय रिलीजन अगर होता, रूल ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइन पावर ऐसा होता, तो फिर वो थियोक्रेसी हो जाता। डेमो, डेमो का मतलब यहाँ पे है, डेमो इज अ वर्ड दैट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम डेमोन ना। तो डेमोन की जब बात करेंगे तो वहां पे पब्लिक या जनता की बात की जाती है। तो डेमोक्रेसी जो होती है वो क्रेसी बाय गवर्नमेंट, क्रेसी बाय पीपल, आई एम सॉरी, जब लोगों द्वारा शासन होता है तो उसे आप डेमोक्रेसी बोलते हैं। एंड रिपब्लिक का मतलब तो गणतंत्र होता है, एक ऐसा देश जहां का अध्यक्ष प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टेड बाय पीपल हो, नॉट नॉमिनेटेड। तो रिपब्लिक उसे बोलते हैं, जैसे अपना देश कैसा है, रिपब्लिक, क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति जो है वो क्या किया जाता है, वो चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है, हम उसे बोलते हैं रिपब्लिक। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, कुछ और वर्ड्स भी समझ में आए होंगे, ठीक है। और इनके रूट वर्ड से आगे चल के बहुत सारे वर्ड्स अब कभी पढ़ लेंगे, अगली क्लास में रख लेंगे, क्रेसी से जुड़े हुए जितने भी वर्ड्स थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आई होप। वन हु हेट्स विमेन ना, तो यहां पे देखो एक वर्ड लिखा हुआ है, वन हु हेट्स विमेन का मतलब है कि जो औरतों से नफरत करता है, ठीक है। यहाँ पे गर्ल्स भी लिख सकते हैं। तो वन हु हेट्स, यहाँ पे हेट्स का मतलब है, देखो एक वर्ड होता है प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग होता है MIS, और जहां कहीं भी मिस नाम का वर्ड आएगा वहां पे उसका डिस्कशन होगा हेट करना और डिसलाइक करना। एक जैसे वर्ड होता है ऐसे समझने के लिए, जैसे GAM ना, या तो GAMY ना, ऐसा कोई वर्ड होता है, तो इसका रिलेशन होता है वाइफ से और इसका रिलेशन होता है मैरिज से ना। जैसे कहीं पर लिखा होता है मोनोगेमी, बाइगेमी ना, तो ऐसे वर्ड्स होते हैं, चाहे GAME चाहे GAMY, ई को रिप्लेस करके Y लगा दीजिए ना, तो गेमी, गेमिस्ट बनता है ऐसा। और ऐसे एक वर्ड आपको मिलेगा, वर्ड्स पढ़ते पढ़ते ना GYN करके वर्ड मिलेगा बीच में कहीं भी शुरुआत में ना, तो GYN जब वर्ड मिलेगा तो वो हमेशा लेडी और वुमेन की बात करेगा, लेडी और वुमेन की बात करेगा। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं ना, अ डॉक्टर दैट डील्स इन फीमेल डिजीजेस, राइट। ऐसे ही जब भी हम बात करते हैं गायनेकोक्रेसी भी कर सकते हैं, कोई भी वर्ड जैसा GYN कहीं पर भी आ जाए, गायनार्की भी कर सकते हैं, आर्की बाय फीमेल्स, राइट। तो GYN जहां कहीं भी आएगा वहां फीमेल का बात होगा। और ये क्या कहा गया है, जो हेट करे वुमेन को, तो वुमेन से ही पता लग रहा है कि देखिए GYN यहां पे है और GYN यहां पे है, इसका मतलब उत्तर तो इन्हीं दोनों में से होगा। अब एक वर्ड PHIL यहां पे लिखा हुआ है, प्रीफिक्स, ध्यान रखिएगा, आगे चल के बहुत आनंद आएगा। फिर जहां कहीं भी वर्ड आएगा वो हमेशा यूज होता है लव और ऑब्सेशन, किसी चीज के प्रति ना, लव और ऑब्सेशन की जो फीलिंग होती है, जैसे कहा जाए किसी, कुछ लोग होते हैं जो क्या कहते हैं बिब्लियोफिलिक होते हैं, मतलब बाइबल का मतलब यहाँ रिलेशन किससे है, बुक से। कुछ लोग को बुक पढ़ना बहुत पसंद होता है, उनका ऑब्सेशन होता है बुक पढ़ना। तो जब कभी भी फिल नाम का वर्ड आएगा, फिलो नाम का वर्ड आएगा, तो इसे हम लव या ऑब्सेशन से रिलेट करेंगे। मिस नाम का इसे हेट से रिलेट कर देंगे,
और जब कभी भी उनका संबंध किससे होगा, गेम नाम या गेमी नाम का, तो वाइफ से या मैरिज से रिलेट कर देंगे, और GYN होगा तो लेडी या विमेन से रिलेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कि जो हेट कर रहा है विमेन को, तो मिस आएगा, और विमेन के लिए GYN आएगा, फिलो तो हो नहीं सकता, और ये तो गेमिस्ट है, मतलब हु हेट्स मैरिज, हु हेट्स वाइफ, तो ये हो जाएगा हु हेट्स वाइफ, और ये दूसरा वाला वर्ड जो हो जाएगा हु हेट्स फीमेल, और यहां पे मतलब किससे, हु हेट्स वुमेन, तो आपका उत्तर हो जाएगा मिसोजिनिस्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे चलेंगे, और थर्ड और लास्ट भी प्रश्न होगा। हम इन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में बहुत सारे वर्ड्स एक एक लेक्चर में पढ़ना चालू कर देंगे, और अगर आप सपोर्ट करते रहे, अगर आपको लगा कि ये चीजें बहुत हेल्पफुल हो रही हैं आपके लिए, तो हम 2 लेक्चर्स लाना स्टार्ट कर देंगे, एक तो ग्रामर का और एक वोकैब का अलग से। ठीक है ना, वो आपके सपोर्ट पे ही डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा हम उस पे एफर्ट रखेंगे। रेडी टू बिलीव, देखो ये 4 वर्ड हैं, पेपर में कई बार पूछे गए हैं। 4 वर्ड में एक वर्ड ध्यान रखिएगा, ये क्रेडुलस नाम का वर्ड और क्रेडिबल नाम का वर्ड, कहां गया, क्रेडिबल नाम का वर्ड, ये ध्यान रखिएगा। क्रेडुलस उस व्यक्ति को बोलते हैं जो किसी भी चीज को इजिली बिलीव कर लेता है, इजिली बिलीव कर लेता है, या इसी को पूछा जाता है कि वन हु बिलीव्स थिंग्स इजिली, या पूछा जाता है कि वन हु बिलीव्स व्हाटएवर इज टोल्ड, जब उसको कुछ भी बता दो ना तो वो सबको मान लेता है कि हाँ सही होगा। तो क्रेडुलस एक व्यक्ति है जो आसानी से लोगों पर विश्वास कर लेता है ना, जो हमेशा कुछ भी बताओगे तो विश्वास कर लेगा। और क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जा सके, इसी को बोलते हैं ट्रस्ट वर्दी। आपको आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं या अपनी समाज में ऐसी बातें होती हैं कि वो आदमी ट्रस्ट वर्दी है, इसका मतलब वो क्रेडिबल है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। देखो 2 वर्ड है, एक खुद जल्दी विश्वास कर ले रहा है और एक जिस पर हम विश्वास कर रहे हैं। 2 व्यक्ति है, क्रेडुलस कौन है, जो हर बातों को मान लेगा, और क्रेडिबल कौन है, जिस पर लोग विश्वास कर सके। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड में ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन खूब होता है। क्रेडिटेबल आप जानते हैं कि जिसका क्रेडिट अच्छा हो, मतलब इस पर विश्वास किया जा सके। और एक वर्ड है इनक्रेडिबल, का मतलब होता है इन मतलब नॉट होगा, और क्रेडिबल का मतलब विश्वास करने योग्य। ठीक है, तो जो चीजें कभी कभी कहते हैं ना कि ये अविश्वसनीय चीज हो गई, इसको जब बोलते हैं इनक्रेडिबल, तो हम बोलते हैं कि समथिंग दैट इज हार्ड टू बिलीव, समथिंग दैट इज हार्ड टू बिलीव, जिसको मानना ना बड़ा मुश्किल हो जाए। कहते ऐसा कैसे हो गया, तो इनक्रेडिबल, कहते इनक्रेडिबल स्टोरी है ये, तो मतलब अविश्वसनीय स्टोरी है। तो यहां पे चारों के मतलब आपको लगभग पता लग गए। अब इसका क्वेश्चन समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति, यहां पे वन हु भी लिख सकते हैं और कभी कभी नहीं भी लिखा रहेगा, एक ऐसा व्यक्ति जो रेडी है मानने के लिए, तो इसका मतलब उसको कुछ भी बताओगे तो मान जाएगा। तो वो व्यक्ति कैसा है, जो आसानी से चीजों को बिलीव कर लेता है, वो क्रेडुलस है, वो क्रेडिबल नहीं है। अगर यही प्रश्न ऐसे बन जाता कि वन हु इज एबल टू बी बिलीव्ड, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास किया जा सके ना, तो फिर उत्तर आपका भी हो जाता, क्रेडिबल हो जाता। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, और इस तरीके से आपका वोकैब का सेशन आज का कंप्लीट हो जाता है, और हम अब आपसे रिमेनिंग जो टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, उसके बारे में बात करेंगे, मतलब कि हम लोग ग्रामर के पोर्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से लास्ट वाले वीडियो के बारे में अगर हम बात करें, तो लास्ट वाले वीडियो तक मतलब कुल मिलाकर के लगभग 4 से 5 लेक्चर हो चुके हैं सब्जेक्ट वर्ब और अग्रीमेंट के, और हम लोगों ने काफी बातें उस पर कर ली हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा जाए तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक आध 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो बच रखे हैं, उनको आपके साथ मुझे डिस्कस करना है। आज की क्लास में वही डिस्कशन स्टार्ट किया जाता है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। जैसे सेंटेंस में लिख दूं, he with his brother was or were called, he with his brother was या were called। दूसरा सेंटेंस है they along with she has resigned themselves, right? थर्ड सेंटेंस है you
you together with I. Now you together with I am here. M or are coming now. राइट ये तीनों सेंटेंस को मन लगा के देखिए, थोड़ा समझिए क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। ठीक है, जैसे ये एक और सेंटेंस लिख सकते हैं, द शिप along with all its crew, no, all its, ऐसा लिख लेते, with its crew, with its crew was या were sunk, राइट। तो मैंने 4 सेंटेंसेस लिख रखे हैं और इन 4 सेंटेंसेस के बारे में अगर बात किए जाए तो हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि ये 4 सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। और जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट था इस सेंटेंस को देख रहे होंगे तो कुछ एक शब्दों की चर्चा होने जा रही है जिन शब्दों के यूज होने पर कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। तो आपको ये सेंटेंस पढ़ के समझ में आया होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं अगर उनसे 2 सब्जेक्ट जुड़ जाएं तो सब्जेक्ट पहचानने में कुछ एक बातें समझनी होंगी। जैसे मैंने कहा यदि, इफ 2 subjects, if 2 subjects are connected, if 2 subjects are connected with some words, if 2 subjects are connected with some words like unlike, with, together with, along with, like, unlike, with, together with, along with, rather than। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी 2 सब्जेक्ट है जो इन सारे वर्ड से जुड़ा हुआ है, लाइक से जुड़ा हुआ है, अनलाइक से जुड़ा हुआ है, विद से जुड़ा हुआ है, टुगेदर विद जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे वर्ड से जुड़ा हुआ है। और ऐसे ही वर्ड्स में अगर कुछ और वर्ड्स जोड़ना चाहें तो जैसे बट से जुड़ा हो, एक्सीप्ट से जुड़ा हो, बट से जुड़ा हो, एक्सीप्ट से जुड़ा हो, बिसाइड्स से जुड़ा हो ना, ऐसे ही एक वर्ड जैसे अकम्पेन्ड से जुड़ा हो, राइट। अगर कभी भी 2 सब्जेक्ट इन सारे सब्जेक्ट से जुड़े होंगे, मतलब कि 2 सब्जेक्ट, मैं कुछ ऐसा बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए, यहीं पे देख लेते हैं, अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट यहां है और एक सब्जेक्ट यहां है और इन 2 सब्जेक्ट में से बीच में यही इन्हीं में से कोई वर्ड लगा हुआ है ना, तो जैसे लिखा हुआ है आई विद यू, आई विद यू, तो यहां पे एक विद नाम का वर्ड जुड़ गया है। तो जब कभी भी इन सारे वर्ड से 2 सब्जेक्ट जुड़ जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा ना वही मेन सब्जेक्ट कंसीडर करिएगा, जो पहला वाला होगा। और जिनके साथ ये सारे वर्ड्स लगे हैं ना वो प्राइम सब्जेक्ट नहीं माने जाएंगे, बल्कि वो साथ में हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में हैं, लेकिन उन्हें कर्ता नहीं मानिएगा। और कर्ता नहीं मानिएगा तो वर्ब और प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग लगेगा, जो मेन कर्ता होगा, मतलब कि ये वाला फर्स्ट वाला। जरा सा पीछे देखिए सेंटेंसेस को और खुद आप समझने लगेंगे कि जैसे लिखा हुआ है ये विद नाम के वर्ड से एक कर्ता ये और दूसरा कर्ता ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब जैसे आपको सेंटेंस
देखना है। अगर आप चाहें तो इसको ब्रदर को ब्रदर्स भी कर सकते हैं, थोड़ी सी और क्लैरिटी बन जाएगी। तो जैसे मैंने कहा ही विद हिज ब्रदर्स लिखा हुआ है, तो अब प्राइम सब्जेक्ट कौन हो गया, ही होगा या ब्रदर्स होगा, तो पहला वाला होगा ही, और ही के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, वॉज लगना चाहिए, ना कि वर लगना चाहिए। ऐसे ही दूसरे सेंटेंस में देखिए अलोंग विद लिखा हुआ है और अलोंग विद के साथ एक सब्जेक्ट दे जुड़ा है और दूसरा सब्जेक्ट शी जुड़ा है, लेकिन प्राइम सब्जेक्ट कौन होगा, किसको कंसीडर करोगे आप, इंपॉर्टेंट, तो दे को कंसीडर करोगे और दे के हिसाब से हैज नहीं बल्कि क्या लगना चाहिए, हैव लगना चाहिए। तो सेकंड सेंटेंस में वैसे भी देखो दे के हिसाब से themselves लगा हुआ है, राइट, तो यहां पे भी वर्ब जो होगी वो दे के अकॉर्डिंग लगेगी। ऐसे ही देखो टुगेदर विद नाम का वर्ड दिया है और एक यू नाम का सब्जेक्ट, एक आई नाम का सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। जब दो सब्जेक्ट हैं बच्चों, तो पहला वाला सब्जेक्ट मेन होगा और यू के अकॉर्डिंग आर लगेगा, ना कि एम। डन? बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? द शिप अलोंग विद, फिर देखो शिप अलोंग विद है तो मेन कर्ता कौन हुआ, शिप हुआ, और शिप के लिए देखो इट्स लगाया गया है, और फिर यहां पे जब शिप का बात है तो वॉज लगेगा कि वर लगेगा, तो वॉज लगेगा। अगर शिप्स होता तो फिर वर लगता, लेकिन शिप है तो फिर वॉज का प्रयोग किया जाएगा। बताइए अगर इसमें आपको कोई भी डाउट आया हो, कुछ भी परेशानी हो, तो फिर भाई बात कर लीजिए जल्दी से। इस पूरे कॉन्सेप्ट में कहीं पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये रूल देख लीजिए, अगर कभी भी दो सब्जेक्ट इन वर्ड से जुड़े हों तो रूल कहता है कि यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हमेशा वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के साथ के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज नहीं किया जाएगा। आई होप दिस इज वेरी इजी और आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। कल की क्लास, मतलब कि कल वाली जो क्लास होगी वो हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। मतलब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आऊंगा, क्वेश्चन के बेस पे हम लोग ढेर सारे रूल्स को भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग उसे कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए अभी ये बताइए कि क्या आपको कोई डाउट है इस वाले रूल पे, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़े और दूसरे वाले रूल पे या दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया जाए, ठीक है। बताइए, आगे बढ़ जाएं। चलो फिर भाई, वेरी गुड। अब हम लोग बात करने चल रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ही एक कॉन्सेप्ट के बारे में, एंड दिस इज अबाउट इमेजिनेशन। तो हमारा आपका डिस्कशन किसके बारे में होने जा रहा है, इमेजिनेशन के बारे में। बिफोर आई डिस्कस एनीथिंग अबाउट इमेजिनेशन, आई नीड टू टेल यू वन थिंग कि इमेजिनेशन जो है इट इज नॉट ट्रू। ये सच नहीं होता, राइट। सच ना होने का मतलब है कि ये बच्चे प्रेजेंट टेंस में नहीं हो सकता। जैसे आप कोई चीज इमेजिन करो, खुद इमेजिन करो, मान लो कि अगर कोई चीज इमेजिन कर रहे हो तो वो जो इमेजिनेशन होगा क्या वो प्रेजेंट टेंस में होगा क्या। जैसे आपने सोचा अगर मैं डॉक्टर होता, तो अगर मैं डॉक्टर होता तो क्या जिस समय सोच रहे हो आप डॉक्टर हो क्या, नहीं हो। तो जब इमेजिनेशन प्रेजेंट में लिखोगे तो सही होगा क्या, नहीं होगा, फिर वो इमेजिनेशन नहीं रहेगा। अगर इमेजिनेशन कर रहे हो तो क्या फ्यूचर की बात करते हो क्या, जरा सा बताओ। जैसे आप कहोगे काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं राजा होता, काश मैं मंत्री होता, एनीथिंग, विधायक होता ना। अगर कुछ भी आप इमेजिन कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, तो बताओ क्या उस कल्पना को प्रेजेंट टेंस में लगा सकते हो, बोलोगे नहीं लगा सकते सर। क्या फ्यूचर की बात कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो सर। तो अगर जब तीन ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट में हो नहीं सकता, पास्ट में हो नहीं सकता, तो बच्चे अगर इमेजिनेशन की थोड़ी भी स्थिति कहीं पर सुरक्षित है तो वो सुरक्षित कहां है, पास्ट में। इसका मतलब एक बात तो डन हो गई कि इमेजिनेशन वाले सारे सेंटेंसेस जो है वो पास्ट टेंस में होंगे। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इमेजिनेशन के जितने भी सेंटेंसेस होंगे ना वो ऑलवेज पास्ट टेंस में होंगे। आइए हिंद भाई साहब को थोड़ा दूर बगल में रख देते हैं और फिर और कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करते हैं। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है, इमेजिनेशन वाला बात क्लियर हो गया। अभी देखो, जैसे मानो कि एक सेंटेंस लिखा जाए,
अभी एक बात और समझो, यहाँ पे इमेजिनेशन पास्ट टेंस में होती है, ये तो सही है, और क्योंकि ये ट्रू नहीं होती ना, इसीलिए इसके साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी, हमेशा। ये भी रट लो भाई। दो बातें मैंने बताई कि जब इमेजिनेशन की बात करोगे तो इमेजिनेशन एक तो क्या नहीं होता, ट्रू नहीं होता, इसलिए हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। और इमेजिनेशन चूंकि प्रेजेंट में नहीं हो सकता इसलिए प्रेजेंट कट गया, फ्यूचर में नहीं हो सकता इसलिए फ्यूचर कट गया। अब अगर उसकी थोड़ी बहुत संभावना बची भी बची तो कहां बची, वो पास्ट टेंस में बची है, ठीक है। और दो बातें आपको समझ में आ गई कि इमेजिनेशन हमेशा पास्ट में होगा और इमेजिनेशन हमेशा वर्ब कैसी लेगा, प्लूरल लेगा। अब आओ बच्चों सेंटेंस समझते हैं। जैसे मैंने कहा आई विश आई वॉज या वर अ डॉक्टर। आई विश आई वॉज या वर अ डॉक्टर, आप समझते हो भाई, अब तो आप समझदार हो गए हो ना। आई विश का मतलब काश, और काश मतलब कल्पना, इमेजिनेशन। तो जब कल्पना कर रहे हो इसका मतलब क्या लिखे हो भाई, वॉज और वर में से। तो कल्पना जब होगी तो पास्ट टेंस में होगा, दोनों पास्ट टेंस में है, लेकिन सिंगुलर नहीं लेगा ना, प्लूरल लेगा। भले ही कर्ता सिंगुलर है, लेकिन वर्ब इसके साथ कैसी लगेगी, प्लूरल लगेगी। अब देखो, जैसे अगर ऐसा मैं लिख दूं कि आई विश ही वॉज या वर एन इंजीनियर, तो बताओ कौन सा आंसर करोगे भाई, वॉज करोगे या वर करोगे। तो आप कहोगे सर आई विश लिखे हो, फिर वहां वॉज और वर में से चूज करना पड़े, तो आप ही ने बताया था कि वर चूज कर लेना, चूंकि फ्यूचर प्रेजेंट और फ्यूचर होता नहीं है, पास्ट में भी वर्ब प्लूरल होती है। देखो कर्ता भले ही सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कैसी, प्लूरल होगी। एक और सेंटेंस अगर लिखें तो जैसे अगर हम ये लिख लें कि आई विश आई एम अ टीचर, तो सेंटेंस गलत हो गया ना। चलो मैं थोड़ा और लिख देता हूं यहां पे अच्छा करने के लिए, आई विश आई एम और आर अ टीचर। तो अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था कि ये जो विश मतलब जो कल्पना है, ये कभी भी प्रेजेंट टेंस में हो ही नहीं सकती। ये देखो काश से पता चला कल्पना है, और ये फिर प्रेजेंट टेंस में नहीं हो सकती, पहली गलती तो ये है। अब इसको पास्ट करोगे, वॉज या वर करोगे। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि वॉज तो होगा नहीं, क्या होगा, वर होगा, क्योंकि इमेजिनेशन टेक्स प्लूरल वर्ब। रीजन बिहाइंड दिस कि दिस इज नॉट अ ट्रू इवेंट, ये कोई ट्रू इवेंट नहीं है, आप इमेजिन कर रहे हैं, और इमेजिनेशन इज ऑलवेज इन पास्ट एंड प्लूरल वर्ब। डन। तो आई होप आपको ये बात भी एकदम समझ में आई होगी। जल्दी से बताइए अगर आपको कोई चीज इसमें दोबारा समझना हो तो। अगर इस कॉन्सेप्ट में कोई भी चीज आपको दोबारा समझना हो तो जल्दी से बताइए। डन भाई, गुड। तो चले फिर एक और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर आज का 3 बात कर रहे हैं। 2 कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन हो चुका है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 ये कहता है कि कुछ नाउन्स होते हैं इंग्लिश में, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सारे के सारे नाउन सिंगुलर कभी कभी होते हैं और या तो कभी कभी प्लूरल होते हैं। तो जब वो सिंगुलर होंगे तो वर्ब कैसी कंसीडर करेंगे, सिंगुलर, और जब वो हमेशा प्लूरल होंगे तो वर्ब कैसी कंसीडर करेंगे, प्लूरल, राइट। तो इंग्लिश जो है कुछ नाउन्स को हमेशा अनकाउंटेबल कंसीडर करती है तो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कुछ को हमेशा प्लूरल कंसीडर करती है तो वो कभी सिंगुलर नहीं बन पाते, हमेशा प्लूरल होते हैं। तो उनकी लिस्ट थोड़ी एक बार पढ़ लेना बड़ा जरूरी है, ताकि मान लीजिए कभी फर्नीचर आ जाए और आपको ये ना पता हो कि फर्नीचर सिंगुलर है कि प्लूरल है, या फर्नीचर्स बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप गलतियां करके चले जाते हैं, जो बहुत ही स्वाभाविक है होना अगर आपको ना पता हो चीजें तो, ठीक है। तो हम कुछ एक वर्ड्स की लिस्ट लिख रहे हैं, आप उसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि अगर वो सारे वर्ड्स आते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर माने जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहां से ही चालू करूं, फर्नीचर से ही चालू कर लूं, तो फर्नीचर नाम का वर्ड हो जाएगा, एडवाइस नाम का वर्ड हो जाएगा, सीनरी नाम का वर्ड हो जाएगा, इंफॉर्मेशन नाम का वर्ड हो जाएगा,
लगेज नाम का वर्ड होगा, बैगेज नाम का वर्ड होगा, ऐसे ही पोस्टेज नाम का वर्ड होगा, ऐसे ही म्यूजिक नाम का वर्ड होगा, ऐसे ही ट्रैफिक नाम का वर्ड होगा ना, म्यूजिक होगा, ट्रैफिक होगा, बेकरी होगा, ऐसे ही क्रॉकरी नाम का वर्ड होगा, ऐसे ही स्टेशनरी नाम का वर्ड होगा, ऐसे ही पोस्टेज नाम का वर्ड होगा, ऐसे ही मिसचीफ नाम का वर्ड होगा। देख रहे हैं ये सारे वर्ड्स, फर्नीचर, एडवाइस, सीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, म्यूजिक, ट्रैफिक, क्रॉकरी, ठीक है ना। और ऐसे ही अगर देखा जाए तो बहुत सारे वर्ड्स और भी होते हैं, जैसे कि आप वर्ड देखते हैं, बिहेवियर नाम का वर्ड भी इसी में आ जाता है। पोएट्री नाम का वर्ड कहीं पे नोट किया कि नहीं किया, उसको भी नोट कर लीजिए। पोएट्री नाम का वर्ड होता है ना। तो ये पूरी एक लिस्ट है वर्ड्स की, ठीक है। ऐसे ही वर्ड देखें तो एक वर्ड बिहेवियर लिखवाई दिया, पोएट्री नाम का वर्ड होता है, मिसचीफ नाम का, पोस्टेज नाम का, ठीक है ना। और ऐसे ही वर्ड देखें तो ब्रेड भी होता है, हाँ ब्रेड भी होता है, मनी भी होता है, राइट, ब्रेड भी होता है, मनी भी होता है, स्टेशनरी लिखा हुआ है, हाँ स्टेशनरी लिखा हुआ है, मनी नाम का वर्ड होता है ना, बिजनेस नाम का वर्ड होता है। तो ये पूरी वर्ड्स को ना एक दो बार पढ़ो जरा सा, फर्नीचर, एडवाइस, सीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, म्यूजिक, ट्रैफिक, बेकरी, क्रॉकरी, स्टेशनरी, पोस्टेज ना, मिसचीफ, बिहेवियर, पोएट्री, ब्रेड, मनी, बिजनेस, ठीक है ना। ऐसे जितने वर्ड्स आप देखते हैं, ठीक है, ऐसे में एक वर्ड हेयर देख सकते हैं, ऐसे एक वर्ड ज्वेलरीज देख सकते हैं। तो हेयर हो जाए, ज्वेलरी हो जाए, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं ना कंबाइंड, ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं वो अनकाउंटेबल कंसीडर किए जाते हैं। इसका मतलब इंग्लिश इन्हें क्या मानती है, इंग्लिश इसे अनकाउंटेबल मानती है। और जब इन सारे वर्ड्स को इंग्लिश अनकाउंटेबल मानेगी तो अनकाउंटेबल हमेशा और हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। ये सारे वर्ड्स कैसे होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। और अनकाउंटेबल होने के नाते हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। बच्चों आज के बाद एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे कभी भी अगर बात की जाए कि कोई भी वर्ड अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल वर्ड के बारे में कुछ एक बातें आप हमेशा ध्यान रखना कि नंबर एक, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा ना, ऑलवेज सिंगुलर। नंबर दूसरा बात ध्यान रखोगे कि जो अनकाउंटेबल नाउन होगा वो कभी भी उसमें एस या ईएस ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। नंबर तीसरा बात ध्यान रखोगे कि उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ए और एन नाम का वर्ड नहीं यूज होगा, आर्टिकल नहीं यूज होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है तो आप इसे गिन नहीं सकते हैं। और कभी भी उनके पहले मेनी ना, मेनी, फ्यू, जो काउंटेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, सम तो हालांकि कभी कभी यूज हो सकता है, सेवरल, मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो केवल संख्या दिखाते हैं, उनके साथ कभी भी यूज नहीं होंगे। तो आज के बाद जब कभी भी बात किसकी की जाए, अनकाउंटेबल नाउन की बात की जाए, तो क्या क्या करोगे, अनकाउंटेबल नाउन में इतनी बात ध्यान रखोगे कि जब कभी कोई नाउन अनकाउंटेबल होगा तो उसकी मतलब कि तुरंत का तुरंत उसके बारे में समझ लीजिएगा, उसकी प्रॉपर्टी ही यही है कि अनकाउंटेबल होगा तो हमेशा एक वचन होगा, कभी यस और यस नहीं लगवाएगा, कभी अपने पहले ए और एन नहीं लेगा, कभी उसके पहले मेनी, फ्यू, सेवरल नाम के ऐसे काउंटेबल चीजें नहीं ऐड की जाएंगी। इसका मतलब है कि बच्चों में ये कह रहा था, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको फर्नीचर में फर्नीचर्स दिख जाए तो वो एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी भी लगेजेस दिख जाए गलत हो जाएगा, बेकरीज दिख जाए, म्यूजिक्स दिख जाए, ट्रैफिक्स दिख जाए ना, ये सब कोई भी वर्ड दिख जाएगा तो वो एरर बना देगा। एडवाइसेस दिख जाए, सीनरीज दिख जाए, इंफॉर्मेशंस दिख जाए ना, और ऐसे ही पोएट्रीज दिख जाए, ब्रेड्स दिख जाए ना, ये सब के सब गलत होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोग कभी भी प्लूरल कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये सारे अनकाउंटेबल है तो हमेशा कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे ना। लेकिन इन्हीं वर्ड्स के साथ ना कुछ एक चीजों को ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए हमारा मन है कि हम 5 फर्नीचर कहना चाहें,
हम क्या लिखें, 5 फर्नीचर्स वाक्य में लिखते हैं। तो अगर कहीं पर 5 फर्नीचर्स लिख दिया जाएगा तो सेंटेंस तो गलत है। आप कहोगे सर गलत इसलिए है कि फर्नीचर में यस नहीं लगेगा, इसे हटा दो। हमने कहा ठीक है हटा दिया, लेकिन 5 भी तो लिखा हुआ है, 5 तो एडजेक्टिव है। अब हमको अगर फर्नीचर की संख्या दिखानी हो तो क्या करें, क्या किया जाए? तो इसके लिए कहा जाता है कि उन्हीं शब्दों को जब हम काउंटेबल यूज करना चाहें, उनकी संख्या दिखाना चाहें, तो उनके पहले कुछ शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि वो शब्द है पीस या पीसेस ऑफ। पीस या पीसेस ऑफ वो शब्द हैं जैसे कि कभी ब्रांच या ब्रांचेस ऑफ। वो शब्द हैं जैसे कभी आइटम या आइटम्स ऑफ। और वो शब्द हैं जैसे कि लोफ एंड लोफ्स ऑफ। ये लोफ एंड लोफ्स ऑफ के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, ये पार्टिकुलर ब्रेड के लिए प्रयोग किया जाता है और बाकी ऊपर के शब्दों को किसी के साथ भी यूज किया जा सकता है। इसका मतलब अगर मैं ये कहना चाहूं कि जैसे इस वाले वाक्य को सही करना हो 5 फर्नीचर को, तो हम अगर ऐसा लिख दें कि 5 पीसेस ऑफ फर्नीचर, 5 पीसेस ऑफ फर्नीचर, तो ये सेंटेंस अभी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम फर्नीचर की कितनी पीस की बात कर रहे हैं, हम 5 पीसों की बात कर रहे हैं ना, 5 उसके पीस, 5 आइटम की बात कर रहे हैं। हम 5 आइटम्स ऑफ फर्नीचर भी लिख सकते हैं। और अगर बच्चों, अगर मान लो कि इसी को मैं ऐसा लिख दूं कि 5 आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, 5 आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सेंटेंस को समझ करके देखिएगा कि जब हम इसको सब्जेक्ट बना दें कि 5 आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट बन गया है, तो भैया हम इस पे इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं या 5 आइटम की बात कर रहे हैं? तो 5 आइटम्स की बात कर रहे हैं। ऑफ के बाद का नाउन ऑफ के पहले वाला कर्ता कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पे ऑफ के पहले ये है तो यही सब्जेक्ट होगा, और तब यहाँ पर इज और आर में से क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे, ना कि इज का। क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को कर्ता बनाते तो इज लगाते, लेकिन जब हम इंफॉर्मेशन की संख्या आइटम्स ऑफ करके दिखा रहे हैं तो हमेशा आइटम्स प्लूरल है तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। लेकिन अगर इसी तरह से मैं लिख दूं कि 1 पीस ऑफ न्यूज, ना, पीस ऑफ न्यूज, न्यूज नाम का वर्ड भी अनकाउंटेबल होता है ना, तो 1 पीस ऑफ, तो जब एक ही पीस है तो फिर यहां पर इज लगाओगे। और अगर यहां पर लिख दिया जाए 2 पीसेज ऑफ न्यूज, 2 पीसेज ऑफ न्यूज लिख दिया जाए, तो भैया 2 पीसेज ऑफ लगा देंगे तो 2 पीसेज के अकॉर्डिंग यहां पर क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, और आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह रहा था कि इन सारे वर्ड से क्वेश्चंस बनते हैं। इन सारे वर्ड्स में या तो यस और यस लगा करके मिस्टेक बना दी जाती है, और या तो इनके साथ गलत वर्ब प्रयोग कर दी जाती है, और या तो इनके पहले काउंटेबल एडजेक्टिव लगा करके पीस या पीसेस की डिमांड पूछ लेता है। कैसे इनको करेक्ट करेंगे? तो ये भी एक स्ट्रक्चर था, इससे बने हुए क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। कभी कभी दे देगा 5 पीस ऑफ फर्नीचर्स ना, 5 पीसेस ऑफ फर्नीचर्स, तो भैया जब पीसेस ऑफ लगाए हो तो फर्नीचर में एस लगाने का तो कोई आवश्यकता कभी बनता नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो बताओ अगर इसमें कोई डाउट हो, कुछ भी दोबारा पूछना, कुछ भी दोबारा जानना, तो हम उसके बारे में आपसे बात कर लें। बताइए भाई। ठीक, ऐसे ही नाउन की एक लिस्ट, अब यहां पे पूरा का पूरा नाउन नहीं पढ़ाना है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि कुछ एक नाउन की लिस्ट होती है, जैसे वो हमेशा प्लूरल रहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं पैंट्स की, शर्ट्स की, स्कर्ट्स की, बाइनोकुलर्स की, सीजर्स की, जीन्स की, ना, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, सीजर्स की, तो ये चूंकि हमेशा प्लूरल्स रहेंगे तो वर्ब भी हमेशा कैसे कंसीडर करेंगे, प्लूरल्स ही कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, तो जब कभी भी ऐसे वर्ड्स आ जाएं, ठीक है ना, तो इन सारे वर्ड्स को हमेशा प्लूरल मान लीजिएगा। इस लिस्ट को भी आप नोट ही कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, तो सम वर्ड्स लिख लीजिए, कुछ शब्द जैसे, some words like scissors, bench, jeans,
pajamas, skirts, tongs, elms, gallows, bellows, बाइनोकुलर्स। ठीक है, देखो सीजर्स, पैंट्स, जीन्स, पजामाज, स्कर्ट्स, टॉन्ग्स, एल्म्स, गैलोज, बेलोज, बाइनोकुलर्स, ऐसे वर्ड जैसे होते हैं प्रोसीड्स, रिगार्ड्स, रिचेस। ठीक है ना, आप इसी में ऐड करते चले जाएंगे। प्रोसीड्स ऐसे ही बोलते हैं, रिगार्ड्स ऐसे ही बोलते हैं, रिचेस। रिचेस का मतलब हो गया धनी लोग। ऐसे जैसे लिख सकते हैं पुअर्स ना। कल इस पे बात हुआ था ना, एडजेक्टिव में जब एस और एस ऐड कर दिया जाता है तो वो फिर हमेशा के लिए क्या बन जाता है, प्लूरल्स बन जाता है। ऐसे ही चश्मों के लिए देखते हैं तो हम लोग गॉगल्स बोलते हैं हमेशा ना। ऐसे ही स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको हथकड़ी के लिए बोलते हैं स्पिंसर्स, राइट। तो इस तरह से ये पूरी लिस्ट है जो हमेशा और हमेशा प्लूरल ही रहती है। और हमेशा प्लूरल रहती है तो हमेशा इसके साथ वर्ब भी कैसी लगाएंगे, प्लूरल ही लगाएंगे। ठीक है, जैसे एक वर्ड कई बार पूछा गया है, बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स तो बिलोंगिंग्स मतलब होता है आपकी संबंधित वस्तुएं। हालांकि एक वर्ड वेजेस भी होता है, लेकिन वेजेस के बारे में थोड़ा समझना पड़ता है। जब वेजेस का मतलब मजदूरी होती है, सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो प्लूरल होता है। और जब वेजेस का मतलब हो जाता है पनिशमेंट, दंड, तो फिर वो सिंगुलर की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं बोलूं, द वेजेस ऑफ दिस फैमिली आर स्मॉल एंड द वेजेस ऑफ दिस सिन इज डेथ। तो जब वेजेस का मतलब आय हो तो प्लूरल, और जब वेजेस का मतलब क्या हो जाए, दंड या पनिशमेंट हो जाए, तो हम उसे क्या मान लेते हैं, उसे सिंगुलर मान लिया जाता है। तो इस तरीके से ना बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं ना, हम लोग नाउन पे इस पे बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे, किसका क्या मतलब होता है ना, इन सब पे डिस्कशन करेंगे। अभी इतनी बातें ध्यान रखो कि ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, प्लूरल हैं। और ये सारे वर्ड्स प्लूरल हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी लगाओगे, प्लूरल ही लगाओगे। कहीं पे सीजर्स। अब एक बात और ध्यान रखना इन वर्ड्स के बारे में, ये हमेशा प्लूरल है। कैसा प्लूरल है, हमेशा। और हमेशा प्लूरल होने के नाते बच्चे इनमें कभी यस और यस मत लगाइए। मतलब ये पहले से यस और यस के साथ है, आप इनमें दोबारा यस और यस लगा दिए तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। और अगर गलती से आपने क्या कर लिया, मेक देम सिंगुलर, गलती से इनका यस हटा दिया और आपको लगने लगा ये सिंगुलर हो गए, तो भैया ये कभी भी सिंगुलर नहीं होंगे। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि इनका यस और यस कभी मत हटाना। डोंट रिमूव एस और यस टू मेक सिंगुलर। इन्हें एक वचन बनाने के लिए इनका यस और यस कभी मत हटा दीजिएगा। ठीक है, ये जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं ये हमेशा प्लूरल होंगे और हमेशा इनके साथ वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी प्लूरल ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको चीजें बातें समझ में आई होंगी। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो सब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चंस में इन पर और डिटेल पे डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सब बातें फिर से रिवाइज हो जाएंगी एक बार। ठीक है, अगर आपको कोई चीज लगी जो आपको दोबारा समझाना चाहिए, कोई आपके कमेंट हो तो आप जरूर बता दीजिए। ये सीरीज, ये लेक्चर, ये टीचिंग मेथड आपको कैसे लग रहे हैं, बेनिफिशियल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, आप जरूर बता दीजिएगा। कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत आपको लगती हो तो बता दीजिएगा। अगर हमारी स्पीड पढ़ाने की थोड़ी सी तेज लगती हो तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, जो भी सजेशंस हैं वो आप दे सकते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा ये नहीं कहता कि आप लाइक ही करिए। आपको वीडियोस ठीक नहीं लगते हैं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन रीजन दे करके, कोई रीजन अगर है आपके पास जो आपके लिए हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आपके लिए बेहतर नहीं कर रहे हैं ना, मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप कंटेंट समझा नहीं रहे, तो फिर वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, आप स्वतंत्र हो 1947 से, आप अपनी विचारधारा के अनुसार कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अच्छा कर रहे हो तो आप निश्चित तौर पर, आपका मौलिक कर्तव्य है ना, या मैं बोलूं नैतिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य तो संवैधानिक हो जाएगा, नैतिक कर्तव्य है कि आप इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।